everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW Law वाला YouTube channel जहाँ पे चल रहा है Quick Revision Concept Series for MPCJ। लास्ट सेगमेंट में स्टूडेंट्स हम CRPC को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं IPC को। देखेंगे कि IPC के कौन कौन से क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं और IPC में इलस्ट्रेशन बेस्ड कितने आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस कितने आए हैं। स्टूडेंट्स अगर MPCJ का रुझान देखें IPC को लेकर तो उन्होंने ऑफेंसेस से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं आज तक। दैट इज टू से नो डाउट इलस्ट्रेशंस आए हैं, उन्होंने क्वांटम ऑफ पनिशमेंट भी पूछा है, लेकिन सीधा सीधा सेक्शन नंबर पूछा दैट अंडर विद सेक्शन दिस ऑफेंस विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखेंगे और रिवाइज करेंगे वो सारे सेगमेंट जहां से क्वेश्चंस आए। अगर मैं टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करूं, स्पेसिफिकली इलस्ट्रेशन बेस्ड की बात करूं, तो जनरली ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड जनरल एक्सेप्शन से ही उन्होंने पूछा है इलस्ट्रेशन बेस्ड। बाकी पूरे आईपीसी में से भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड देखेंगे 2012 में हमारे पास कौन से क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज if the offense is punishable with imprisonment and fine both, then in default of payment of fine the maximum term may be prescribed। मैक्सिमम टर्म, तो मैक्सिमम पनिशमेंट कितना प्रोवाइड किया जा सकता है, इक्वल टू हाफ ऑफ 1/3 और 1/4। स्टूडेंट्स अगर आपका इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों से ऑफेंस पनिशेबल है और हमने फाइन पे करने में डिफॉल्ट कमिट कर दिया है, तो यहाँ पे कितनी सजा मिलेगी, इट इज 1/4 ऑफ द पनिशमेंट, ओके, ऑफ मैक्सिमम टर्म। ठीक है, क्लियर है। दैट इज पनिशमेंट का चैप्टर थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, चाहे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो गया हो, एनहांस पनिशमेंट हो गया हो, फाइन इन डिफॉल्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन हो चुका है, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स अच्छे से याद रखना है। Which of the following sections of IPC says that act done in pursuance to the judgment or order of the court is not an offense? कि कोर्ट या फिर आपके जज के ऑर्डर के परसुएंस में, है ना, जज के ऑर्डर या कोर्ट के ऑर्डर्स एंड जजमेंट के परसुएंस में कोई भी एक्ट किया है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑफेंस। सो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जनरल एक्सेप्शन से क्वेश्चन आया है एंड दैट इज गिवन अंडर 78, 79, 90 और 91। दैट इज गिवन अंडर 78। इसी बात पे रिवीजन हो जाए 78 एंड 77 का। जुडिशियल एक्ट्स जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, सेक्शन नंबर 77 में जजेस को प्रिविलेज दे रखा है कि जजेस यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट से बच जाएंगे अगर वो कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जो कि वो जुडिशियली एक्ट करते हुए वो एक्ट करते हैं, प्रोवाइडेड दैट इन गुड फेथ दे आर अंडर एन इंप्रेशन और दे हैव जस्ट एंड रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव कि वो पावर उनको विधि द्वारा दिया गया है, लॉ द्वारा दिया गया उनको वो पावर। नथिंग इज एन ऑफेंस। अच्छा 77 की हेडिंग देखो, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, जब वो जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सेज nothing is an offense done by a judge when acting judicially in exercise of any power, कोई भी ऐसा पावर जो उनको दिया गया है और which in good faith he believes to him given by law, जो उनको लगता है गुड फेथ में कि लॉ ने उनको ऐसा पावर दिया है, वो एक्सरसाइज करते हुए अगर उनको कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट हो जाता है, दे विल बी गिवन एन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन नंबर 77। एग्जांपल देख लो, A judge punishes B with the death penalty. A is not liable for the murder of B because he is protected under section 77, because उनको पता है, मान लो कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन is giving the death sentence to particular person with the confirmation of the high court, तो उनको पता है ना, लॉ ने उनको ये पावर दिया है, तो किसी की डेथ ले लेना स्पेसिफिकली कन्विक्शन के तौर पे, दैट इज नॉट एन पनिशमेंट, सॉरी दैट इज नॉट एन ऑफेंस, बिकॉज दे आर मेकिंग दैट पर्सन लाइबल हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस, उसको पनिशमेंट दे रहे हैं हम। सेक्शन नंबर 78, यहाँ पे जजेस के ऑर्डर्स के अंतर्गत उसको फॉलो करते हुए किसी ने ऑफेंस किया, दैट विल नॉट सेड टू बी एन ऑफेंस एंड लायबिलिटी आपकी 78 में नहीं बनेगी, दैट इज एग्जेम्पशन मिलेगा 78 के तहत। एक्ट डन इन परसुएंट टू, यहाँ का वर्ड का कैच क्या है, इस सेक्शन का कैच है वर्ड परसुएंट टू, और इस एक्ट का कौन सा है, इस पर्टिकुलर सेक्शन का, सेक्शन 77 का जो कैच है वर्ड वो है जज और एक्टिंग जुडिशियली। एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर, nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of the court of justice is done while, कुछ भी ऐसा ऑफेंस नहीं होगा while done with such judgment or order remains in force। एग्जाम्पल ले लो, by the order of a court an officer arrest B, अब उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर्स के अंडर अरेस्ट किया ना स्टूडेंट्स, so that person will not be liable for any offense, so there is no offense committed by A। next question, question number 3 क्या बोल रहा है, A by putting B in fear of grievous hurt, grievous hurt के fear में डाला, dishonestly induces B to sign on blank paper and deliver it to A।
साइन करता है ब्लैंक पेपर पे और ए को डिलीवर कर देता है, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। है नहीं, क्योंकि वहां पे उसको फियर में कर रहा है, और फियर में जब किसी पर्सन को डाल रहा है तो वो चीटिंग का एलिमेंट नहीं है। एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बेटा हो नहीं सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी का इंटरेस्टमेंट है नहीं। फॉर्जरी वहां पे होगा नहीं, क्योंकि हम बी को इंड्यूस कर रहे हैं। इंड्यूस करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक्सटॉर्शन हो गया है। ठीक है, एक्सटॉर्शन के एसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे। कोई पर्सन इंटेंशनली किसी पर्सन को फियर ऑफ इंजरी में पुट करता है, दैट इज, लिसन मिस्टर, आइदर यू डू दिस थिंग अदरवाइज आई एम गोइंग टू कॉज यू एन इंजरी। Injury is what? Injury is harm caused to any person in mind, body, property or reputation. इंजरी कॉज करने का डर किसको दिखा रहा है, या तो उस पर्सन को स्वयं, या बोल रहा है किसी और पर्सन को। एक माँ को बोल रहा है तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा, तो ये क्या है, ये भी इंजरी कॉज करने का डर मदर को दिखाया जा रहा है। और उससे हो क्या रहा है, डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग दैट पर्सन टू डिलीवर द प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करने के लिए, या एनीथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कुछ भी ऐसा जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकता है, उसको देने के लिए अगर ऐसा कुछ इंजरी का डर दिखाया जाए तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आता है। ये कुछ पर्टिकुलर इलस्ट्रेशंस है जो डेफिनेटली पढ़ के जाना चाहिए। देखो, एक किसका थ्रेट दे रहा है, डेफमेटरी लिबल का थ्रेट दे रहा है, और क्या बोल रहा है, पैसे दे दो, इट विल अमाउंट टू एक्सटॉर्शन। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ए थ्रेट जेड that he will keep Z's child in wrongful confinement, कि तुम्हारे बेटे को कमरे में बंद करके रख दूंगा, and Z will sign and deliver a promissory note, तो ये हो गया, इससे क्या होगा, extortion होगा। Illustration 3, A by putting Z in fear of grievous hurt then honestly induces Z to sign or affix a seal on a blank paper and deliver it, तो blank paper पे sign और seal करवा लिया। अब A चाहे तो कुछ भी लिख सकता है उसके ऊपर, और वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी खुद के बेनिफिट के लिए कन्वर्ट कर सकता है। दिस विल अमाउंट टू एक्सटॉर्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या आया है। इट सेज, under the influence of passion excited by provocation given by A intentionally kills A's child named B। C को बेटा प्रोवोक किसने किया था, A ने प्रोवोक किया। जब A ने C को प्रोवोक किया तो C ने डेथ किसकी कॉज की, B की कॉज की, जो कि A का चाइल्ड था। C has committed an offense। C ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया? क्या C बोल सकता है कि मैं प्रोवोकेशन के अंडर था इसलिए मैंने बी का मर्डर कॉज कर दिया, मुझे उसका बेनिफिट दिया जाए, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर? नो, बिकॉज आपने उस प्रोवोकेशन में किसी थर्ड पर्सन की डेथ कॉज की है। इट विल अमाउंट टू मर्डर। किसको अमाउंट करेगा, मर्डर को अमाउंट करेगा। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं, ये तब होता जब वो प्रोवोकेशन के अंडर ए की डेथ कॉज कर देता। Not committed an offense because he kills B due to the provocation, but the provocation was not given by B, it was given by A। Causes the death of B by doing rash and negligent act। rash and negligent act नहीं था, intentionally था, तो जहां पे intention clear है मतलब सीधी सीधी liability बनेगी। इसी बात पे स्टूडेंट्स कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर का डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज आगे आपके सामने से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको पर्टिकुलरली मर्डर, अच्छा नॉट जस्ट द एलिमेंट्स और इलस्ट्रेशंस ऑफ मर्डर, बट सेकेंडली, फर्स्टली, फोर्थली ये भी पूछ लिया इन्होंने। एक्सेप्शन नंबर बताओ। तो कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर दोनों को अच्छे से डील करेंगे। ओके, होमो मींस अ मैन, साइड मींस टू कट और किल, दैट मींस किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। कल्पेबल होमिसाइड में 3 एलिमेंट्स दे रखे जो कि आपको मर्डर में भी दिखने वाले हैं। डेथ कॉज हो रही है ऐसे एक्ट के द्वारा which a person has an intention of causing the death, with the intention of causing the death, whoever causes death by doing an act जिससे कि डेथ कॉज हो सकती है। सेकेंड, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, ऐसी इंजरी कॉज कर रहे हैं जिससे कि हमें पता है कि डेथ कॉज हो सकती है। एंड थर्ड इज विद द नॉलेज। तो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स में क्या है, इंटेंशन। फर्स्ट में इंटेंशन है डेथ कॉज करने का, सेकंड में इंटेंशन है बॉडीली इंजरी कॉज करने का जो कि आपको पता है कि डेथ कॉज कर सकती है, एंड थर्ड इज नॉलेज है कि आपका जो एक्ट है उससे डेथ कॉज हो सकती है। कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कुछ स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं जिसमें फर्स्ट क्या बोला गया, कोई पर्सन अगर लेबर कर रहा है डिसऑर्डर, डिजीज या बॉडीली इन्फॉर्मिटी के अंडर एंड उसको एक ऑफेंडर आके बॉडीली इंजरी कॉज कर देता है। अब जब बॉडीली इंजरी कॉज कर रहे हो ऐसे पर्सन को जिसको ऑलरेडी कोई डिजीज या ऐसी कोई डिफॉर्मिटी है, तो जाहिर सी बात है ऐसी बॉडीली इंजरी से वो डिजीज, वो डिफॉर्मिटी, वो डिसऑर्डर एग्रीवेट होगा एंड पर्सन की डेथ कॉज होगी। सो कैन द ऑफेंडर टेक एन एक्सेप्शन और टेक exemption कि मैं इस पर्टिकुलर 299 में इसलिए नहीं आता बिकॉज दिस पर्सन वाज ऑलरेडी अंडरगोइंग अ डिजीज एंड डिसऑर्डर? नो, वो एग्रीवेट हुआ आपकी बॉडीली इंजरी की वजह से, सो ही shall be deemed to have caused his death। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है,
where death is caused by bodily injury, जहां पे डेथ किसकी वजह से हो रही है, कोई बॉडीली इंजरी की वजह से हो रही है, पर्सन हु कॉजेज द बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड इट, ऑल्दो उसको हम प्रॉपर रेमेडीज से क्या कर सकते थे, स्किलफुल ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते थे। थर्ड बोल रहा है एक्सप्लेनेशन 3, द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर्स वूम इज नॉट अ होमिसाइड, माँ के कोख में किसी बच्चे की मृत्यु हो गई तो वो मर्डर में नहीं आएगा, बिकॉज अभी तक वो एज अ ह्यूमन बीइंग अलाइव नहीं हुआ, दैट विल बी कंसिडर्ड एज फीटिसाइड नॉट होमिसाइड, बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड, एक लिविंग चाइल्ड की डेथ तब मान ली जाएगी एज सून एज एनी पार्ट ऑफ द चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट फोर्थ, इमीडिएटली माँ के कोख से उसके शरीर का थोड़ा भी हिस्सा बाहर आया एंड अगर उसने ब्रीथ नहीं लिया है या और हैव बीन कंप्लीटली, तो हम बोलेंगे डेथ कॉज हुई है। मर्डर में क्या है, मर्डर में भी एक पर्सन ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे एक पर्सन की डेथ हो रही है, ऑफेंडर ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे कि डिसीज पर्सन की डेथ हो रही है, जहां पे फर्स्ट इंटेंशन क्या है उस पर्सन का, डेथ कॉज करने का ही इंटेंशन है। मार्क करना स्टूडेंट्स, फर्स्ट में इंटेंशन है, सेकंड में क्या, सेकंड में भी इंटेंशन है, लेकिन इसके साथ बेटा नॉलेज भी है, intention of causing bodily injury which the offender knows that is likely to cause the death of the person to whom the harm is caused, उस पर्सन को पता है कि वो ऐसी इंजरी कॉज कर रहा है, बॉडीली इंजरी जिससे कि डेथ हो जाएगी, इंटेंशन भी नॉलेज भी है। थर्ड में क्या बोला, इतना इंटेंशन के साथ वो बॉडीली इंजरी कॉज कर रहा है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स में सफिशिएंट है डेथ कॉज करने के लिए, अब उसका नॉलेज नहीं है कि वहां पे डेथ कॉज होगी या नहीं होगी, लेकिन इंजरी ऐसी ग्रेव दे रहा है वो कि ऑर्डिनरी कोर्स में बेटा इट इज सफिशिएंट टू कॉज द डेथ with the intention of causing the bodily injury to a person and the body injury intended inflicted to be inflicted is sufficient in ordinary course or nature of nature to cause the death, किसी पर्सन के सीने पर अगर हम तलवार से या चाकू से वार कर दे तो वो इतनी भयानक बॉडीली इंजरी देने का आपका इंटेंशन था कि जो सफिशिएंट है कि डेथ कॉज कर ही देगा। एंड फोर्थ इट सेज दैट विच द पर्सन नोज, मतलब यहाँ पे नॉलेज है कि हमारी डेथ बहुत, वो जो इंजरी है वो बहुत ही इमिनेंटली डेंजरस है, क्या है, इमिनेंटली डेंजरस, knows that it is, that act is so eminently dangerous that it must in all probabilities cause death and bodily injury or the bodily injury, वो एक्ट ऐसा है कि हर सिचुएशन में या तो डेथ कॉज होगी या वो एक्ट ऐसा है जिससे कि ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज होगी जिससे कि डेथ हो जाएगी। किसी पर्सन के सर पे आपने बंदूक रख के शूट कर दिया तो आपको पता है ना वो इतना इमिनेंटली डेंजरस है कि एक सेकंड भी नहीं लगेगा उस पर्सन की डेथ होने में, इज सेट टू कमिट मर्डर। क्लियर है, चलो जी एक्सेप्शंस पढ़ेंगे मर्डर के। मैम अभी क्यों एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन दिखने वाले हैं आने वाले पीवाईक्यूज में जहां पे मर्डर्स के एक्सेप्शन पूछे गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव। फर्स्ट इट सेज प्रोवोकेशन, अगर आपने प्रोवोकेशन के अंतर्गत किसी पर्सन की डेथ कॉज कर दी वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, प्रोवोकेशन का बेनिफिट मिलेगा प्रोवाइडेड कि वो प्रोवोकेशन इन तीन चीजों से नहीं होना चाहिए। प्रोवोकेशन सेल्फ और वॉलेंट्री नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई पर्सन जा रहा था और आपकी जन्मजात उससे दुश्मनी है, जब से धरती पे तब से वो पर्सन पसंद नहीं है, मान लो बचपन से ही आपकी उससे कोई दुश्मनी थी, अब उस पर्टिकुलर पर्सन को देख के हम प्रोवोक हो जाते हैं, वी वांट टू कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन, क्या ये अलाउड है? नो, सेल्फ प्रोवोक हो गए आप। अब उसने आके अगर आपको ऐसा कुछ किया होता फिर आप प्रोवोक होते, कुछ गाली गलौज दिया होता, कुछ बोला होता, हाथ पैर उठाया होता, एप्रीहेंशन किया होता तो आप प्रोवोक होते। सेकेंड इज इट इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ, अगर ऐसा कोई भी एक्ट कोई पर्सन कर रहा है जो लॉ के ओबीडियंस में कर रहा है, यू कैन नॉट से इट प्रोवोक्ड मी, पुलिस ऑफिसर इज कमिंग टू अरेस्ट यू एंड यू सेड आई गॉट प्रोवोक्ड, हाउ कैन ही अरेस्ट मी, हाउ कैन ही सस्पेंड माय लिबर्टी, नो, why, because he is doing an act in obedience of law। थर्ड बोल रहा है given by anything done in lawful exercise of right of private defense, प्राइवेट डिफेंस के लॉफुल एक्सरसाइज में कोई पर्सन अपना राइट एक्सरसाइज कर, आप नहीं बोल सकते प्रोवोकेशन मिला, आप जाके किसी पर्सन को एक चाटा लगा रहे हो, वो इन रिटर्न आपको दो चाटे लगा रहा, बोल रहे अरे मैं प्रोवोक हो गया तो आए cut him from the knife, no, because you were the initial aggressor, you were the one who made a situation or created a situation whereby the person was compelled to take or exercise his right of private defense, understood? So in that case students ऐसा provocation recognize नहीं किया जाएगा law के द्वारा, clear है? and note करो law considers no provocation if the person has sufficient time to cool down, आपके पास समय था जिसमें आप cool down हो सकते थे, अपना दिमाग शांत कर सकते थे, 2 दिन दिमाग शांत हो सकता था, तीसरे दिन जाके मर्डर कॉज कर दिया, प्रोवोकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज यू हैड टेकन सफिशिएंट टाइम इन ऑर्डर टू थिंक, काम डाउन, कूल डाउन। ओके,
सेकंड इज सडन फाइट। सडन फाइट में अचानक से कोई प्री प्लान वगैरह कुछ नहीं था, अचानक से दो लोगों की लड़ाई शुरू हो गई, उस पर किसी का मर्डर हो जाता है, वो मर्डर के लिए पनिशेबल नहीं होगा बट इसके लिए पनिशेबल होगा, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्लियर है? फर्स्ट क्या हो गया? प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन में किसी का मर्डर कॉज हुआ तो आप 302 में नहीं जाएंगे, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए पनिशमेंट मिलेगी। एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर एक्सरसाइज इन गुड फेथ, एक्सीडेड इन गुड फेथ। कोई पर्सन अपना लीगल पावर एक्सरसाइज कर रहा है और वो गुड फेथ में अपने पावर को एक्सीड कर दे, मतलब क्या कर दे बेटा? अल्ट्रा वायरस एक्ट कर दे। अल्ट्रा वायरस एक्ट कर दे, क्या हम उसको पनिश करेंगे? नहीं। पुलिस ऑफिसर वेंट टू अरेस्ट अ पर्सन, पर्सन वाज इवेडिंग हिज अरेस्ट, भाग रहा था, तो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन था कि भागे तो पैर पे मार देना। अब उसने मारी तो उसके सीने पे लग गई, मान लो सर पे लग गई, पीछे गोली लग गई गर्दन में, तो पर्सन की डेथ कॉज हो गई। गुड फेथ में उस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर ने वो गोली चलाई। Now he will not be held liable for murder but for culpable homicide not amounting to murder. Excess force while exercising private defense, मेरा right of private defense है, I can exercise it, but जितना मुझे दिया है अगर मैंने उसको exceed कर दिया, if somebody slaps me I can also give him 2 slaps back, obviously ना। तो अब मैं वापस चाटा मार सकती हूँ, ऐसा थोड़ी कि बंदूक लाके शूट कर दूं। अगर बंदूक लाके शूट कर दूं तो आई हैव एक्सीडेड माय राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सो नॉट मर्डर बट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ओके। कंसेंट, इफ समबडी हैज कंसेंटेड, तो कंसेंट डजंट मीन्स कि आपके वो एक्ट को वैलिडेट कर दे। सेक्शन नंबर 90, कंसेंट डज नॉट वैलिडेट योर एक्ट, but still if any person has consented to suffer that death, then in that case not liable for murder but liable for culpable homicide not amounting to murder। क्लियर है बेटा? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5। अब कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि सीधा सीधा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डिसऑनेस्टली अंडर सेक्शन नंबर 24 का मतलब क्या है? विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful gains to one person, विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful loss to another person। डिसऑनेस्ट में क्या होता है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन जहां मैं रखती हूँ वहां पे मैं खुद कुछ गेन्स लेना चाहती हूँ और आपको लॉस कॉज करना चाहती हूँ। तो आपको लॉस हुआ बट मुझे गेन्स हुआ और दोनों को ही wrongful हुआ है। with the intention of causing wrongful gains to one person and with the intention of causing wrongful loss to another person। सी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो सकता है, लेकिन डी ने बोला ऑल ऑफ देम आर ट्रू, तो एब्सोल्युटली तीनों ही लाइन सही है। हालांकि ए एंड बी को मिक्स करके सी ऑप्शन दे दिया तो हम तो सी मार्क कर सकते हैं, अगर डी में कुछ और होता तो हम सी के साथ चले जाते, या डी में नन ऑफ द अबव देते तो हम सी के साथ चले जाते बेटा। लेकिन फिफ्थ में क्या बोला? सब के सब सही है, एब्सोल्युटली सबके सब सही है। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट अ मोड ऑफ अबेटमेंट। सेक्शन 107, 107 में 3 तरीके हैं जिससे अबेटमेंट किया जा सकता है। इट इज इंस्टिगेशन, इंस्टिगेट करके अबेटमेंट कॉज हो सकता है, एडिंग की जा सकती है, पहला इंस्टिगेशन है बेटा। सेकंड इज एंगेजिंग इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑल्सो committing an act or illegal omission in furtherance of the abatement is said to be, in furtherance of that criminal conspiracy is said to be instigation by criminal conspiracy। and next is intentional aid। इन तीनों से अबेटमेंट कमिट हो सकता है, लेकिन अटेम्प्ट से कभी भी अबेटमेंट नहीं हो सकता। 108 में कुछ प्रिंसिपल्स ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना बेटा अबेटर कौन होता है। ठीक है, अबेटर कौन होता है, और जो 5 आपको एक्सप्लेनेशन दे रखे उनको भी थोड़ा अच्छे से समझने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। इट सेज द अक्यूज्ड वाज एंट्रस्टेड, वर्ड इंटरेस्ट आते ही क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विद सम सिल्वर फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग एन ऑर्नामेंट एंड ही डिसऑनेस्टली मिक्स्ड कॉपर इनटू ऑर्नामेंट। क्या बोला? हमने बोला कि भाई सिल्वर के कुछ ऑर्नामेंट्स आप बनाइए, उसने डिसऑनेस्टली क्या क्या कॉपर ऑर्नामेंट उसमें मिक्स कर दिया। कौन सा ऑफेंस हुआ? फ्रॉड नहीं है, चीटिंग नहीं है, एक्सटॉर्शन कोई इंस्टेंट डर वगैरह था नहीं, इट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रही थी कि जो आपको बोल रहा है इंटेंशन ऑफ कॉज डेथ इज नॉट एसेंशियल। कहां पे एसेंशियल नहीं है? इंटेंशन कहां जरूरी नहीं है? जहां पे सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली और फोर्थली। आ जाओ इस चार्ट पे। यस, देखो इसमें इंटेंशन है, इसमें भी इंटेंशन है, इसमें भी इंटेंशन है, फोर्थ में नहीं है बेटा इंटेंशन। इट इज ओनली एंड ओनली नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर इज डी, दैट इज फोर्थ में हमें इंटेंशन की बिल्कुल भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? सी which section of IPC is based on the maxim de minimis non curate lex, that is law takes no account of trifles, that is कोई भी तुच्छ चीजें, that is act causing slight harm, इन चीजों का कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है।
कोर्ट डजंट लुक्स इनटू दिस थिंग्स, नो कंसिडरेशन, दैट इज सेक्शन नंबर 95। फटाफट से इन जनरल एक्सेप्शंस को देखेंगे एक बार स्टूडेंट्स। ये भी एक तरीके का चार्ट है, आप चाहो तो ये भी एक तरीके का चार्ट है, दोनों में से जो आपको उचित लगता है आप उसको रेफर कर सकते हो। जनरल एक्सेप्शन में आता है मिस्टेक ऑफ लॉ एंड फैक्ट, माइनर हो गया, अनसाउंड माइंड, नेसेसिटी, वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन क्या जनरल एक्सेप्शन है? नहीं, इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है। गुड फेथ विदाउट कंसेंट, मान लो कोई पर्सन का रोड पे एक्सीडेंट हो चुका है, अब उसकी कंसेंट नहीं ले सकते ना हम, वी कैन नॉट टेक द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, और उसके लिए गुड फेथ में हम उसे ऑपरेट करते थे, मान लो डेथ कॉज हो जाती है, जनरल एक्सेप्शन। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, गुड फेथ में कोई भी कम्युनिकेशन हुआ तो। एक्ट अंडर थ्रेट, सेक्शन नंबर 94, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ 93, जुडिशियल एक्ट 77 एंड 78 एंड 79, एक्सीडेंट हो गया विद कंसेंट, अगर किसी के लिए एक्ट किया, प्लेयर्स आ रहे हैं खेल रहे हैं वहां पे, अगर किसी को चोट लग जाती है ग्राउंड में, हम मैच देखने के लिए जाते हैं विद कंसेंट, एक्सेप्शन में आ जाएगा। प्राइवेट डिफेंसेस 96 टू 106 एंड ट्रिफलिंग हार्म, दैट इज सेक्शन नंबर 95। बेटा ये जो 8 चीजें हैं ना, यहाँ पे कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है आपका, यहाँ पे इंटेंशन कंप्लीटली मिसिंग है, यहाँ पे जनरली क्या बोला गया? गुड फेथ बोला गया। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? Under which of the provisions of IPC appropriate government may commute the punishment of imprisonment for life? डेथ का नहीं बोला है इन्होंने, बोला imprisonment for life, वो कहाँ होता है? सेक्शन नंबर 55। इसके साथ ये भी याद रखिए ना 55A which gives the definition of appropriate government, कई बार आता है और हम भूल जाते हैं। Question number 12, it says according to IPC any man who monitors the use by a woman of internet, email or any other form of electronic communication commits the offense of, कौन सा offense commit करता है? voyeurism, stalking, watching और searching। कौन सा offense यहाँ पे commit होता है students generally? सीधी सी बात है, मॉनिटर कर रहे हैं विमेन को, फॉलो कर रहे हैं विमेन को, तो यहाँ पे क्या होगा? स्टॉकिंग होगा, स्टॉकिंग होगा। एक बार सारे प्रोविजंस रिवाइज करेंगे सेक्सुअल ऑफेंसेस के, जहां पे 354A बोल रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स? अगर कोई भी फिजिकल कांटेक्ट किया जा रहा है या फिर विमेन से कोई सेक्सुअल फेवर्स डिमांड किया जा रहा है, विमेन को कोई पोर्नोग्राफी दिखाई जा रही है उसकी विल एंड विश के अगेंस्ट, और अगर माइनर है तो फिर आपका पॉक्सो लगता है, या फिर यू आर ट्राइंग टू मेक एनी सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स ऑन अ वुमेन, जहां पे उसको बॉडी शेमिंग या ऐसा कुछ भी किया जा रहा है, सेक्सुअल ऑफेंसेस में आएगा। 354D, दैट इज महिला की लज्जा भंग कर रहे हैं हम, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन एंड कंपेलिंग हर टू बी नेकेड, उसको निवस्त्र करने की हम प्रयास कर रहे हैं, दैट इज 354B। 354C, voyeurism, that is when a woman is engaging in her private acts where she expects her not to be watched or seen by any other person or perpetrator, and if any person watches her in any situation or makes any वीडियो फोटो कुछ भी कैप्चर करता है या फिर उसको आगे डिसमेंट भी किया, वॉयरिज्म की श्रेणी में आएगा। वर्ड तीनों कैच करना, वॉचिंग मात्र देख रहा है, कैप्चरिंग, वर्ड कैप्चर बोला है, कैप्चर तो बेटा फोटो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है। डिसमेंटिंग मींस डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी विद एनी मोड, आप आगे पब्लिश कर रहे हो कहीं पे शेयर कर रहे हो, उसको ऑनलाइन कहीं पे शेयर कर दिया, किसी भी तरीके से। डिसमेंट मींस डिस्ट्रीब्यूशन। इमेज ऑफ अ वुमन engaging in a private act in circumstances she would usually have expectations of not being observed by anyone, जहां वो expect करे कि वो कोई और person उसको observe ना करे या watch ना करे। 354D, that is stalking, it means follows a woman, any man who follows a woman to contact her to foster personal interaction repeatedly, जहां वो पर्सनल इंटरेक्शन के लिए, बात करने के लिए, किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप वगैरह डेवलप करने के लिए उस पर्टिकुलर वुमेन को फॉलो करे। कब? व्हेन शी हैज शोन हर क्लियर डिसइंटरेस्ट, उसने अपना डिसइंटरेस्ट दिखा दिया है उसके बावजूद। नाउ स्टूडेंट, दैट डजंट मीन जस्ट फॉलोइंग फिजिकली, फिजिकल फॉलो नहीं, सोशल मीडिया पर भी फॉलो किया, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट, खाना खाया क्या, सोए क्या, आए क्या, पढ़ा क्या, ये सारी चीजें। sending the request again and again when she is refusing your request, block कर दिया, बार बार नए नंबर से मैसेज वगैरह करना, even if she haven't expressed it expressly that she is not interested, but उसका implied चुप रहना भी disinterest शो करता है। क्या करता है? उसका disinterest शो करता है। क्लियर है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर आईपीसी द imprisonment
which the court imposes in default of payment of fine may be of following description. क्या डिस्क्रिप्शन होने वाला है हमारे पनिशमेंट का? वो रिग्रेस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है. That is only simple, only rigorous of either description or depends on the quantum of fine. Quantum of fine is not going to decide whether what punishment you are going to get is simple or rigorous. It can be of either description. That is, जब आपने either description लिख दिया तो it is the discretion of the court. वो कोई भी punishment यहाँ पे दे सकते हैं. कोई भी punishment in the sense punishment का nature या तो simple हो सकता है या फिर rigorous हो सकता है. चलो. A holds B down and fraudulently takes B's cell phone from B's trouser without his consent. ठीक है, विदाउट कंसेंट था, फोन ले लिया, चोरी भी कह सकते, लेकिन ध्यान रखना उसको नीचे घिराया, बी को नीचे घिराने के बाद उसका सेल फोन लिया है. दैट मीन्स उसको हर्ट कॉज हुआ होगा, इंस्टेंट हर्ट का भी वो फियर जरूर आया होगा उसको. Under IPC, A amounts or A commits the offense of robbery, extortion, dacoity, criminal misappropriation. देखो बेटा, extortion में तो inducement होता है. क्या होता है? Inducement होता है way of forcing a person to convey or transfer any valuable security. यहाँ तो बिना consent लेके चला गया. So that was what theft. और theft में भी यहाँ पे जब intentionally उसको नीचे गिराया है, तो theft turning into robbery. Okay? Criminal misappropriation होगा नहीं यहाँ पे. ओके, जाहिर सी बात है, चीजें सामने दिख रही, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की बात ही नहीं. सो इट इज रॉबरी. डिकॉइटी में 5 या 5 से अधिक लोग होने चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं. थेफ्ट का स्टूडेंट्स, इसी बात पे हम थेफ्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स एंड रॉबरी के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स समझ लेते हैं. हालांकि मैं अभी आपको समझाना तो रॉबरी का एसेंशियल एलिमेंट चाहती थी, लेकिन लेकिन अब थेफ्ट रॉबरी समझने के लिए थेफ्ट भी तो समझना ही पड़ेगा. रॉबरी समझने के लिए थेफ्ट समझना पड़ेगा. तो चलिए पहले थेफ्ट को समझते. व्हाट इज मेंट बाय थेफ्ट? whosoever intending to take dishonestly, dishonestly ले जाने का इंटेंशन रखता है क्या? any movable property out of the possession of any person, किसी पर्सन के पोजेशन में से वो प्रॉपर्टी ले जाना चाहता है विदाउट द पर्सन्स कंसेंट, बिना उस पर्सन के कंसेंट के, moves that property in order of such taking is said to commit the offense. वो चीज ले जाने के लिए उस प्रॉपर्टी को मूव करें, उसको हम थेफ्ट कहते हैं. बेटा कंसेंट यहाँ एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है, एंड थेफ्ट हमेशा और हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में ही होता है. थेफ्ट is the possession of a thing and matters and does not relate to ownership. मेरे हक में भले मेरी फ्रेंड की भी कोई प्रॉपर्टी है, कोई उठा के ले गया, इट विल अमाउंट टू थेफ्ट, बिकॉज थेफ्ट में व्हाट मैटर्स इज पोजेशन एंड नॉट ओनरशिप. थेफ्ट में ओनरशिप का कोई लेन देन नहीं है. आप अगर किसी ऐसे पर्सन के पोजेशन में से चीज लेके जाते हो जो कि लॉफुल पोजेसर है बट लॉफुल ओनर तो नहीं है. पोजेसर है, किराए पे मैं कोई स्कूटी लेके आ गई हूँ, आप मेरे यहाँ से चोरी करके लेके गए, आई एम इंटाइटल्ड टू गेट a case registered against the person committing theft. Okay, एक्सप्लेनेशन देख लो. ये फर्स्ट किसके बारे में बोल रहे हैं? थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ. ऐसी चीज स्टूडेंट्स जो अर्थ को अटैच्ड है, हम तो बोलते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट इट कैन बिकम द सब्जेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एज सून एज इट इज severed from the earth, and now it can become a subject of theft. Become a subject of theft means now it has become movable property. तो अब इसका theft किया जा सकता है अगर कोई कर रहा है तो. Explanation number 2, a moving effect by such act of severance may be theft. हमने स्टूडेंट्स वो जैसे ही प्रॉपर्टी को सीवियर किया, वहां से रिमूव किया ना, हम बोलेंगे मूविंग इफेक्ट दे दिया. क्या कर दिया हमने? मूविंग इफेक्ट दे दिया, क्योंकि चीज को हिलाया डुलाया और धरती से अलग किया, तो इट विल अमाउंट टू थेफ्ट. एक्सप्लेनेशन नंबर 3, कि हम मूविंग थिंग्स में क्या क्या इंक्लूड करेंगे. पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल. मान लो मेरी गाड़ी खड़ी थी, और गाड़ी किसके थ्रू खड़ी थी? एक पोल से बांध के खड़ी हुई थी. या मान लो एक डॉग है जो कि इसको चेन से बांध रखा है. तो जैसे आपने वो ऑब्स्टैकल रिमूव किया, वो रोप, वो चेन रिमूव किया, we will say that the thing has been moved. क्योंकि वो चीज उसको प्रिवेंट कर रही थी उधर से मूव करने के लिए, और हमने वही ऑब्स्टैकल हटा दिया, तो दैट मींस थिंग हैज मूव्ड. which is prevented which prevented it from moving, or by separating it from other thing as well as by actually moving it. अगर हम सच में उठा के ले जा रहे तो एक्चुअली मूव कर दिया, ऑब्स्टैकल हटा दिया, तो बोलेंगे मूविंग इफेक्ट दे दिया. एक्सप्लेनेशन नंबर 4, a person who by any means causes an animal to move. एनिमल को हमने किसी भी तरीके से मूव किया, चाहे बेट दिया, बिस्किट, रोटी, कुछ भी दिया, और वो एनिमल हमारे साथ मूव करने लगा उस लालच की वजह से, you have caused theft. Is said to move that animal, and to move that animal moves everything which in consequence of the motion so caused. उस एनिमल के साथ मान लो घंटी लगी हुई थी, सोने की घंटी थी, तो बोलेंगे कि वो सोने की घंटी भी मूव की है आपने.
एक्सप्लेनेशन नंबर 5, कंसेंट कैसी हो सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है, इंप्लाइड हो सकती है, मे बी गिवन आइदर बाय द पर्सन इन द पोजेशन, जिस पर्सन के पोजेशन में वो चीज है या तो वो भी कंसेंट दे सकता है, या फिर ऐसा पर्सन भी दे सकता है जिसको कि हमने कंसेंट इंप्लाइड या एक्सप्रेस कंसेंट देने के लिए अथॉरिटी दी हो। अब इसी थेफ्ट से या तो रॉबरी हो सकती है या एक्सटॉर्शन से रॉबरी हो सकती है। थेफ्ट एक्सटॉर्शन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। थेफ्ट से रॉबरी कैसे होगी, जब रॉबरी कमिट करने के लिए, इन ऑर्डर टू कमिट और वाइल कमिटिंग द, सॉरी नॉट रॉबरी, इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट या थेफ्ट कमिट करते वक्त, वाइल कमिटिंग द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, जो थेफ्ट से हम प्रॉपर्टी लेके आए उसको ले जाने के वक्त ऑफेंडर क्या करता है, या तो डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कॉज करता है, या फिर फियर कॉज करता है कि इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो जाएगा, तुरंत प्रभाव से रॉबरी में कन्वर्ट हो जाती है वो चोरी। ठीक है। एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनता है, when at the time of the committing extortion commit करते वक्त offender is in the presence of the person put in fear। ये देखो ये offender है, जिस पर्सन को हमने फियर में डाला वो उसके प्रेजेंस में है, एंड commits extortion by putting that person in fear। इस पर्सन को हमने फियर में डाला, वो इसके प्रेजेंस में है, उसको किसके फियर में डाल रहे हैं, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन टू दैट पर्सन और समबडी एल्स। इसको हम वहां पे खड़े होके गोली दिखा रहे हैं कि या तो तुमको डेथ कॉज कर देंगे, हर्ट कॉज कर देंगे, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कॉज कर देंगे, या किसी अन्य पर्सन को कॉज कर देंगे, और उस फियर में रख के उस पर्सन से हम कोई चीज डिलीवर करवाने की बात कर रहे हैं, ये रॉबरी हो जाती है। और डेकॉइटी क्या होती है, रॉबरी बाय 5 और मोर people is said to be dacoity। when 5 or more persons co-jointly commit or attempt to commit robbery it is said to be dacoity। 5 लोग होने चाहिए डकैती के लिए, 5 लोग होने चाहिए। जो लूट होती है उसमें अगर 5 लोग हैं तो वो क्या हो जाएगी बेटा, डकैती हो जाएगी, डेकॉइटी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 2016 के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे सामने। देखो क्या कहता है पहला सवाल, इट सेज अंडर सेक्शन 230 ऑफ आईपीसी, सीधा कॉइन्स के रिगार्डिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और हैज नॉट बीन अ कॉइन, क्या कॉइन में नहीं आता है। ओके, अ कॉइन डिनोमिनेटेड एज अ कंपनीज रूपी, कॉइन में आता है। फरुखाबाद रूपी, ये भी कॉइन में आता है। अ मेटल यूज फॉर टाइम बीइंग एज मनी एंड स्टैम्प्ड एंड इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ सम स्टेट और सॉवरेन पावर, क्या ये स्टूडेंट्स हमारे कॉइन की श्रेणी में आता है, ये भी कॉइन की श्रेणी में आता है। लम्प्स ऑफ अनस्टैम्प्ड मेटल यूज्ड एज मनी, ये हमारे कॉइन की कैटेगरी में नहीं आता है। ओके चलिए जी, under IPC which of the following amounts to defamation। now we all know students defamation जिसको कि हम मानहानि कहते हैं, इसके लिए हम दो एक्शन ला सकते हैं, दोनों में से एक्चुअली कोई भी ला सकते हैं। इट इज अ सिविल एक्शन एंड अनदर वन इज अ क्रिमिनल एक्शन, सिविल एक्शन एंड अ क्रिमिनल एक्शन। तो इट सेज to convey a caution intended for good of a person to whom it is conveyed for a public good, क्या ये defamation में आएगा, नहीं आएगा। to make an imputation concerning a company or an association or collection of a person, ये आएगा। defamation इसका हो सकता है, कंपनी के बारे में अगर कुछ भी बोला तो defamation कैटेगरी में आएगा। censure passed in good faith of person having lawful authority, ये defamation में नहीं आएगा। पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट, ये भी डेफर्मेशन में नहीं आएगा। इन्होंने पॉजिटिव में पूछा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू डेफर्मेशन, इट इज ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से डिस्कस करेंगे डेफर्मेशन होता क्या है। सिंपल चीज है, इंजरी वर्ड को अगर देखें हम, इंजरी वर्ड को देखें हम तो उन्होंने क्लियरली बोला है एनी हार्म कॉज टू द माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी और रेप्यूटेशन। नाउ व्हाट इज रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन इज जनरल डिपोजिशन, कैरेक्टर में क्या आता है, जनरल डिपोजिशन, रेप्यूटेशन। बेटा रेप्यूटेशन की जब हम बात करते हैं तो रेप्यूटेशन इज नॉट व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, रेप्यूटेशन इज व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। क्लियर है? तो अगर लोगों की नजरों में हमारा रेप्यूटेशन कम हुआ है तो ही हम बोलेंगे कि डेफर्मेशन हुआ है। For defamation to be committed, it is very necessary that the third person should know about what is being said. That is, publication should be made known to the third person. वो कोई एक व्यक्ति हो सकता है या पूरी जनता हो सकती है, पूरा देश हो सकता है, पूरा राज्य हो सकता है, कम्युनिटी हो सकती है, 4-5 लोग हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पर एक से ज्यादा एक व्यक्ति होना चाहिए ऑफेंडर एंड विक्टिम के अगेंस्ट, ऑफेंडर एंड विक्टिम के बीच, दैट इज एग्रीड पर्सन के अलावा एक व्यक्ति होना चाहिए जिसको ऐसा पब्लिकेशन या कम्युनिकेशन हो रहा है, whoever either by spoken words or written words, spoken or written words or by sign or visible representation, makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing that it will harm the reputation। मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे intention भी है एंड
यहाँ पे नॉलेज की भी बात कर रहा है, एंड नहीं है, वर्ड और है, ठीक है, और लगाएंगे आप, क्योंकि या तो आपको इंटेंशन है कि आप उसकी रेपुटेशन को हार्म करो, या आपका नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है, इतनी अवेयरनेस है, आपको इतनी चीजों का ज्ञान है कि ऐसी चीज बोलने से उस पर्सन की रेपुटेशन हार्म हो जाएगी, सो दैट विल कम अंडर डेफर्मेशन। नाउ वी नो डेफर्मेशन दो तरीके से हो सकता है, एक होता है लिबल, दूसरा होता है स्लैंडर। लिबल इज टू आईज, स्लैंडर इज टू ईयर्स। लिबल इज टू आईज एंड स्लैंडर इज टू ईयर। याद कैसे करोगे बेटा, स्लैंडर में ई आर आता है, ईयर्स में भी ई आर आता है, इस तरीके से याद करेंगे। लिबल में क्या होता है, आईज के थ्रू, दैट इज व्हाट कैन बी जस्ट वॉच्ड एंड नॉट हर्ड। सो आई कैन वॉच अ न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर देख सकती हूँ, आई कैन सी एन इमेज। तो कोई भी राइटिंग, प्रिंटिंग या कार्टून्स हो गए हैं, वो सब किस में आएगा, लिबल में। लेकिन स्लैंडर में क्या आएगा, व्हाट कैन बी हर्ड, इट कैन बी ऑन एफएम, it can be on radio, it can be through a voice note, it can be through video also, जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, या पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया, कोई सभा थी, सभा में किसी का मानहानि हो गया, इट विल अमाउंट टू डेफर्मेशन। डेफर्मेशन के फटाफट एक्सेप्शन पढ़ेंगे, व्हाट ऑल आर देयर इन दी कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शन। ये स्टूडेंट्स 10 एक्सेप्शन अच्छे से ध्यान रखने हैं, 10 के 10 एक्सेप्शन अच्छे से पता होना मांगता है। imputation of truth with the public good requires to be made or published। सच बता रहे हो अगर जनता में, दिस इज नॉट डेफर्मेशन। पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, नेताजी है पब्लिक सर्वेंट, अगर मान लो कोई है, उनका कंडक्ट आप क्वेश्चन करते हो, पुलिस ऑफिसर है, अरे ये अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाते, अरे ये लेट आते हैं, पब्लिक कंडक्ट, नॉट पर्सनल कंडक्ट। पर्सनल कंडक्ट डेफर्मेशन में चले जाएंगे, वो अपनी निजी जिंदगी में कुछ भी करें, उनका व्यक्तिगत जो भी मामला है उसमें भी आर नो वन टू इंटरफेयर। थर्ड बोल रहा है कंडक्ट टू एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, जहां पे जनता को उनसे सवाल करने का अधिकार है, वेर यू फॉर एग्जाम्पल for that matter, like we are questioning any policies that government has done this, government has not done this, it will not amount to defamation। publication of reports of proceedings of the court, कोर्ट की proceedings को अगर हमने publish किया है, कोर्ट की proceedings है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर निकाला, जजमेंट निकाला है, पब्लिश कर रहे हैं अगर आप, प्रोवाइडेड अगर वो एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे 228 रेप विक्टिम की आइडेंटिटी वगैरह डिस्क्लोज करने का मामला ना हो, तो डेफर्मेशन में नहीं आएगा। फिफ्थ इज मेरिट ऑफ द केसेस डिसाइडेड इन कोर्ट और द कंडक्ट ऑफ द विटनेसेस एंड अदर कंसर्न। मान लो केस जो है मेरिट पे डिसाइड होता है, कोर्ट वहां पे विटनेसेस के कंडक्ट के बारे में कुछ कहती है कि आप झूठे साक्ष्य हो, आप पे विश्वास नहीं कर सकते, आप तो बहुत झूठ बोलते हो, you are not trustworthy or a reliable witness, then in that case it will not amount to defamation because court has authority to pass such thing। merits of public performance, कोई भी novel हो गया है, song हो गया है, movie हो गया है, तो that is subjected to public performance ना, public is definitely going to judge that thing, so it cannot be said कि यहाँ defamation हुआ है। कैसे, अगर कोई मूवी आ रही है और रिव्यू करने के लिए चैनल्स वाले जाते हैं या जर्नलिस्ट जाते हैं, पब्लिक से पूछते हैं, रिव्यू दे रहे हैं, वो अपना फर्स्ट इंप्रेशन बता रहे हैं क्या है कैसा है, डेफर्मेशन में नहीं आएगा। सेंसर पास इन गुड फेथ बाय द पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर, हमारे पेरेंट्स की हमारे ऊपर लॉफुल अथॉरिटी, वो सेंसर पास कर रहे हैं, है ना, डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, पढ़ते लिखते नहीं हो, नालायक हो, पास नहीं करोगे एग्जाम, ऐसे कैसे ही रह जाओगे, so that will not amount to defamation। accusation preferred in good faith to an authorized person, good faith में आपने authorized person को accusation allegation बताए हैं कि आपके अगेंस्ट किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई चोर है जो मेरा सामान लेके चला गया, मैं बोलती हूँ ए पर्सन है, इसने मेरा सामान चुराया है, दैट विल नॉट अमाउंट टू डेफर्मेशन बिकॉज मैंने गुड फेथ में ऑथराइज पर्सन को उसकी कंप्लेन किया या एफआईआर किया है। फॉर दैट मैटर ये जज हो सकते हैं, ये पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं। नाइन्थ बोल रहा है इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ बाय अ पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अनदर्स इंटरेस्ट, मेरे इंटरेस्ट या किसी और के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इम्प्यूटेशन दे रही हूँ गुड फेथ में। मेरी शॉप पे कोई पर्सन आता है रेगुलरली सामान लेने के लिए, मैं अपने एजेंट को बोल देती हूँ मैं बाहर जा रही हूँ, इस पर्सन को सामान नहीं देना, ऑलरेडी बहुत उधार है, एक्सेप्शन में आ जाएगा, इट विल नॉट अमाउंट टू डेफर्मेशन। कॉशन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्संस टू whom इट इज कन्वेड और पब्लिक गुड, लोगों के बेनिफिट के लिए अगर हम उन्हें कॉशन करते हैं, कॉशन मतलब अवेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ शॉप इन माई लोकेलिटी which is selling any adulterated foods or adulterated goods या adulterated medicines, और मैं सबको कम्युनिकेट करती हूँ कि इससे यहाँ से, इनके यहाँ से माल नहीं लेना है क्योंकि ये मिलावट का सामान देते हैं, दैट विल नॉट अमाउंट टू डेफर्मेशन। ठीक है, प्रोवाइडेड कि वो मैंने गुड फेथ में बोला है। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चन नंबर 25 के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स डेफर्मेशन का मामला था। मैं फिर से बोल रही हूँ डेफर्मेशन का जो सेगमेंट है वो अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज पिछले साल भर के अंदर जो हमने डेफर्मेशन का मुद्दा देखा है वो हमारे कंट्री में काफी हीटेड रहा है, इसके रिगार्डिंग काफी सारे सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स आए हैं, काफी कन्विक्शंस हमने होती हुई देखी है, तो ये जरूर ध्यान रखना। ओके, चलो जी। ए विदाउट एनी एक्सक्यूज fires a loaded cannon into a crowd of persons and kills one of them। क्राउड में उसने फायर किया और एक लोग किसी को भी मार दिया। ऑल्दो ही मे नॉट हैव अ प्रीमेडिटेड डिजाइन, प्रीमेडिटेड मतलब प्रीवियसली डिसाइड, ऐसा कुछ किया हुआ नहीं था उसने टू किल एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ऐसे ही बैठा था गोली चला दी,
क्यों, आपका नाना थोड़ी है कि आप ऐसे बैठे बैठे किसी को गोली चला दो। अरे गोली चलाओगे कोई पर्सन मर जाएगा, यू नो कि सामने क्राउड है। सो ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस 299, 300, 304 और 304A। सो ऑब्वियसली बात है 300 में उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, दैट इज क्लियर कट मर्डर। Question number 27. After Criminal Law Amendment 2013 to the IPC, the offense of gang rape is punishable under section. Gang rape का offense कहाँ punishable है students? 376D. जाहिर सी बात है, मैंने बोला section based question IPC में, that is offense based question IPC में पूछे जा रहे हैं आजकल MPCJ से। तो IPC के offenses अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ओके, रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट डिसऑनेस्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ डिसीज पर्सन, कोई मृत व्यक्ति था तो जाहिर सी बात है डिसऑनेस्टली रिमूव कर रहे हो प्रॉपर्टी, किसकी कैटेगरी में आता है? सीधी बात है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में आता है। तो ये तो प्रॉपर्टी का हो गया, ये भी प्रॉपर्टी का हो गया, ये स्टोलन प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, ये थेफ्ट में हो गया, ये डिकॉइटी वगैरह हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? 404, राइट। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति मर चुका था, लाश पड़ी थी, उसके ऊपर से हमने उसका फोन ले लिया, उसका वॉच ले लिया, उसकी सोने की रिंग, अंगूठी, जो भी चेन वगैरह पहनी हुई थी, इयरिंग्स वगैरह, वो उठा के लेके चले गए। सो दिस विल अमाउंट टू एन ऑफेंस अंडर 404। 511 वेरी प्यारा सुंदर सा ब्यूटीफुल सा सेक्शन है which says it applies to attempt of commit murder, attempt to commit suicide, attempt to commit robbery और attempt to commit theft। देखो बेटा 511 ये बोलता है अगर आईपीसी में कहीं पर भी अटेम्प्ट के लिए कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं दे रखे तो डोंट वरी, उन सब के अटेम्प्ट के लिए मैं अप्लाई हो जाऊंगा, उन सब के अटेम्प्ट के लिए मैं अप्लाई हो जाऊंगा। अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर के बारे में हमें सेक्शन दे रखा है, सुसाइड के बारे में दे रखा है, रॉबरी के बारे में दे रखा है, थेफ्ट के बारे में नहीं दे रखा। तो क्या अप्लाई हो जाएगा? 511 अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर इज सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या बोल रहा है। Under IPC, which of the following statement represent the correct position of law? To constitute abatement it is, मतलब सेक्शन 107 एंड 108। सवाल ये आता है मैम क्या हमें दूसरे सेक्शंस भी पढ़ने की जरूरत है? तो इसमें मैं ये बोलूंगी 108A पढ़ो, सेक्शन 109 पढ़ो, 114A पढ़ो, सॉरी 114 आउटसाइड इंडिया अबेटमेंट, 115 बोलो। 109 कब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? व्हेन अबेटेड ऑफेंस कमिट हो जाता है सक्सेसफुल। 115 जब अनसक्सेसफुल रहता है, प्रोवाइडेड कि अगर 115 में स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा अबेटमेंट किया जाता है जो मतलब अबेटमेंट हुआ नहीं, अबेटमेंट हो गया बट ऑफेंस कमिट नहीं किया गया, या तो अनसक्सेसफुल रह गया या मानो ऑफेंस कमिट ही नहीं किया गया है, 7 years एंड फाइन पनिशमेंट रहेगा। लेकिन जहां पर स्टूडेंट्स ऑफेंस कमिट करने के लिए जिस चीज का अबेटमेंट हुआ, मान लो वो नहीं हुआ लेकिन सिर्फ कोई हर्ट कॉज हो गया है उस अबेटमेंट के परसुएंस में, फर्दरेंस में, तो वहां पे कितना होगा? 14 years प्लस फाइन रहने वाला, उपहति हो गई है तो। ओके, टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट इट इज नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड, कोई जरूरी नहीं है। नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड मस्ट हैव सेम इंटेंशन एंड नॉलेज, कतई नहीं, कतई नहीं। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 बोल रहा है दैट द पर्सन अबेटेड नीड नॉट बी कॉम्पिटेंट, कोई जरूरी नहीं है वो पर्सन कॉम्पिटेंट हो। 7 साल के बच्चे को जाके बोल दिया कि इसका मर्डर करो, वो कर देता है तो चलो उसको तो जनरल एक्सेप्शंस में वो बच जाएगा। लेकिन हमने अबेटमेंट कर दिया, हम ये नहीं बोल सकते अरे साहब बच्चे का अबेटमेंट किया। नो, आपने अबेटमेंट किया, चाहे वो पर्सन कॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट है, अनसाउंड माइंड पर्सन, चाहे उसने ऑफेंस किया नहीं किया है, अबेटमेंट में पनिशमेंट मिल जाएगी। सो उन्होंने बोला अबेटमेंट होने के लिए क्या जरूरी है? दादा अबेटमेंट का ऑफेंस होने के लिए क्या जरूरी है? कि जरूरी नहीं है कि वो अबेटेड एक्ट कमिट हो ही हो। क्वेश्चन नंबर 31 देखो बेटा क्या बोल रहा है। A cuts down a tree on B's land with the intention of dishonestly taking the tree out of B's possession. बराबर। Explanation number 1, section number 378, clear cut. Severing from earth makes it a subject of theft. That means it makes a subject of movable property. विदाउट बीज कंसेंट, देखो डिसऑनेस्ट हो गया, ट्री को कट डाउन कर दिया, मूविंग इफेक्ट दे दिया है, उसके पोजीशन से बाहर ले गया और उसकी कंसेंट के बिना। व्हिच ऑफेंस इज कमिटेड बाय? रॉबरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एक्सटॉर्शन और थेफ्ट। पता नहीं था ना बी को, तो रॉबरी तो हुआ नहीं, इंटरेस्ट में था नहीं तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ नहीं, कोई फियर ऑफ इंजरी हुई नहीं तो एक्सटॉर्शन था नहीं, सीधा सीधा थेफ्ट है, चोरी है। ठीक है, आगे चले, चलो। A prepares a mark sheet with the intention to get a job, thereby he committed the offense of। अपनी मार्क शीट बना ली कि हाँ जी हम बीए पास हैं, हम एमए पास हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट, डबल पोस्ट ग्रेजुएट है, हम पीएचडी स्कॉलर। क्या हुआ? ये खुद से मार्क शीट बना रही है, इज ऑथराइज्ड टू मेक नो फॉर्जिंग द डॉक्यूमेंट्स।
मिसचीफ होगा नहीं, चीटिंग होगा नहीं, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट जैसी चीज है नहीं आईपीसी में, इट इज फॉर्जरी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 33 के आगे चलेंगे। 34, राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू। अब ये सोचना पड़ेगा मैम कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आया है, आखिर ये क्वेश्चन कौन से सेक्शन से आया है। ये तो पता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, जनरल एक्सेप्शन से आया है। लेकिन जनरल एक्सेप्शन में बेटा एक चीज देखना, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूं, जनरल एक्सेप्शन में एक चीज देखना, सेक्शन नंबर 96 हमें बोलता है nothing is an offense which is done under the right of under the exercise of right of private defense। इसने हमें अधिकार दिया, क्या दिया, राइट दिया। बट 97 बोलता है कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ व्हाट, प्राइवेट डिफेंस किस चीज का मिलेगा। तो उन्होंने बोला डोंट वरी, बॉडी का भी प्राइवेट डिफेंस मिलेगा एंड प्रॉपर्टी का भी प्राइवेट डिफेंस हम देंगे। बॉडी किसकी हो सकती है, सेल्फ हो सकती है एंड अदर्स हो सकती है। प्रॉपर्टी भी सेल्फ हो सकती है एंड अदर्स हो सकती है। प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है बेटा, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ये 97 का पूरा क्रक्स है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू बॉडी ओनली, प्रॉपर्टी ओनली, बोथ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो प्राइवेट डिफेंस को फटाफट से रिवाइज करेंगे। मीनिंग क्या है प्राइवेट डिफेंस का, इट मींस यूजिंग एन अदरवाइज इलीगल एक्ट। वैसे वो एक्ट कैसा है, इलीगल, बट लीगल क्यों हो जाता है, क्योंकि आप उसको डिफेंस ले रहे हो, अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ और अनदर, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी और प्रिवेंट एनी अदर क्रिमिनल एक्टिविटी, तो वो इलीगल एक्ट भी लीगल हो जाता है। सेक्शन नंबर 96 जनरल रूल कहता है दैट नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बेटा इसने बंदूक तानी तो इसने भी बंदूक तानी, दोनों को प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। ओके अब ये है बेटा इनिशियल एग्रेसर को, इफ ही इज एन इनिशियल एग्रेसर तो इसको राइट नहीं मिलेगा। इफ ही इज एन इनिशियल एग्रेसर तो इसको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलेगा, प्राइवेट डिफेंस का राइट इनको मिलेगा। ओके चलिए जी, फॉर व्हाट प्राइवेट डिफेंस इज गिवन, प्राइवेट डिफेंस किसके लिए दिया जाता है, बॉडी सेल्फ हो सकती है, अदर्स हो सकती है, प्रॉपर्टी सेल्फ हो सकती है, अदर्स हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है। प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, सेक्शन नंबर 99, सॉरी 98, 99 में क्या बोला, व्हेन नो प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल। सेक्शन नंबर 98 बोल रहा है प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट अवेलेबल है। हम हर उस पर्सन के अगेंस्ट स्टूडेंट्स प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं जो हमें हार्म कॉज कर रहा है। वो अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन भी हो सकता है, विकृत व्यक्ति हो सकता है, माइनर अव्यस्क व्यक्ति हो सकता है, इंटॉक्सिकेटेड मत्ता के विरुद्ध के अंतर्गत कोई व्यक्ति है तो वो भी क्या हो सकता है, प्राइवेट डिफेंस हम उस पर्सन के अगेंस्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि अरे पागल व्यक्ति है चाकू लेके तो भागेगा ना, तुम आराम से बैठ रहो, क्यों क्यों, हमारी जान को खतरा है ना, तो अनसाउंड माइंड को भी वापस से चाकू लेके भागो उसके पीछे। ठीक है, because no matter in what situation you are, if you feel that there is a danger or apprehension to your body, you are allowed to take private defense। ठीक है, बट प्राइवेट डिफेंस के भी कुछ नियम है, ऐसे नहीं हर बार हर सिचुएशन में हम प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर लें। when no right of private defense is available, it is when there is no reasonable apprehension। मुझे कोई डर ही नहीं है, मान लो मैंने सपने में देखा कि मिस्टर बी मुझे मेरी डेथ कॉज कर रहा है, दूसरे दिन उठ के मैं बी को मार दूं क्या, नहीं मार सकते। व्हाई, बिकॉज मैंने वो सपने में देखा था, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, रियलिटी नहीं है, फिजिकली सामने मैंने उसको देखा ही नहीं है। सो जब रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है तो उस मामले में प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सेकंड बोल रहा है नॉट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस। पब्लिक सर्वेंट है, अरेस्ट करने आया, कैन बी से दैट, टेल दैट पर्सन टू गेट अवे, कि आप हमें अरेस्ट नहीं कर सकते, आपके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे, अरे हमने तो ऑफेंस नहीं है। इफ यू हैवंट डन एनी ऑफेंस गो एंड प्रूव इट इनटू द कोर्ट। बट पब्लिक सर्वेंट अपना राइटफुल पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। ऐसा नहीं पुलिस ने पकड़ा रहे गाड़ी के उसमें से चाबी कैसे निकाला, पिटना धोना शुरू कर दिया पुलिस को, नॉट अलाउड। पब्लिक सर्वेंट है वो लॉ हर वो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि लॉ ने उनको दिया है। थर्ड बोल रहा है देयर इज टाइम टू रिकोर्स टू प्रोटेक्शन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। आपके पास इतना समय है कि आप पब्लिक अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं, संरक्षण लेने के लिए जा सकते हैं, तो आप अपना हाथ वहां ना उठाएं, प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज ना करें। प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कब मिलता है, सेक्शन नंबर 100 से लेके 102, सेक्शन नंबर 100 से लेके 102 ये बोल रहा है कि कब हमें प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी अलाउड है। ध्यान रखना बेटा, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी अलाउड है, दो चीजें कर सकते हो प्राइवेट डिफेंस में, एक है कि डेथ कॉज कर सकते हो, एक है कि डेथ के अलावा अन्य कोई भी हार्म हम कॉज कर सकते हैं। तो जब मैं बोल रही हूँ कि हम डेथ कॉज कर सकते हैं तो कौन से सेक्शन में कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 100 में। डेथ के अलावा कुछ भी एक्सरसाइज करना है तो 101। प्राइवेट डिफेंस का जो सॉरी बॉडी का जो प्राइवेट डिफेंस है वो स्टार्ट कब होता है, एंड कब होता है, 102। ठीक है, 100 में बोला डेथ कॉज कर सकते हो, अदर हार्म 101, 102 में बोला कमेंसमेंट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड कंटिन्यूएंस।
कब डेथ कॉज कर सकते हैं? जब रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि डेथ हो जाएगी या फिर ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। जहां पे स्टूडेंट्स असॉल्ट ऐसा है जहां पे इंटेंशन लग रहा है कि रेप कॉज हो सकता है, अननेचुरल लस्ट ग्रेटिफाई करने का सामने वाले पर्सन का इंटेंशन लग रहा है, या असॉल्ट इज ऑफ नेचर वेयर बाय अ किडनैपिंग और अबडक्शन कैन बी डन। असॉल्ट ऐसा नेचर का है कि रॉन्गफुली कन्फाइन कर सकते हो किसी पर्सन को सो दैट कि उसको पब्लिक अथॉरिटी को रिकोर्स करने को अलाउ ना किया जाए, या फिर थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग और इवन अटेम्प्ट टू थ्रो एन एसिड जहां पे रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। वर्ड ध्यान रखना, ग्रीवियस हर्ट भी आगे होना जरूरी है। मतलब आपको ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन है तो वहां पे डेथ कॉज की जा सकती है सामने वाले पर्सन की अपने प्राइवेट राइट्स के, अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में। 107 says extend to causing any harm other than death। डेथ के अलावा कोई और हार्म कब कॉज कर सकते हैं? जब इनके अलावा कोई भी अदर ऑफेंस आपके अगेंस्ट किया जा रहा है तो। अब देखो, वी ऑल नो दैट जब प्रीति को किसी लड़के ने छेड़ा, शी वेंट टू दिस मैन और बोला कि भाई छेड़ा, अरे तो he had enough time to cool down, now he cannot exercise his right of private defense and come and hit this person in private defense of प्रीति। कह रहे प्रीति को हाथ कैसे लगा, बट you had sufficient time कि आप पब्लिक अथॉरिटी को रिकोर्स कर सकते थे, आप कूल डाउन हो सकते थे। कमेंसमेंट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कब कमेंस होता है? जब हार्म अराइज होता है। हार्म जब तक कंटिन्यू तब तक प्राइवेट डिफेंस का राइट भी आपका कंटिन्यू। ये एक और तरीका है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस कब होता है? 103 में हम डेथ कॉज कर सकते हैं, 104 में डेथ के अलावा कोई अन्य हार्म कॉज कर सकते हैं, एंड 105 में प्राइवेट डिफेंस कब कंटिन्यू होता है, कब स्टार्ट होता है, दैट इज कब तक एंड हो जाता है। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन कौन सा आपका ऑफेंस हुआ है। अगर ऑफेंस रॉबरी का, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है, मिसचीफ बाय फायर ऑन टेंट वेसल और बिल्डिंग विच इज यूज्ड फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग, या फिर कोई प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए है, या फिर थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास व्हिच कॉजेज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। बेटा ऐसा थेफ्ट है, ऐसा मिसचीफ है, ऐसा हाउस ट्रेसपास है जिससे कि आपको डर है कि शायद मृत्यु हो सकती है, मृत्यु कारित हो सकती है, या फिर घोर उपति हो सकती है, उस मामले में आप ऐसे ऑफेंडर का, ऐसे अपराधी का आप क्या कर सकते हैं? मृत्यु कॉज कर सकते हैं। 104 में डेथ के अलावा अदर हार्म कब कॉज कर सकते हैं? जब कोई इनके अलावा कोई भी अन्य ऑफेंस हो रहा है तो। क्लियर है? 105 में कमेंस कब होता है? जब प्रॉपर्टी को हार्म कॉज स्टार्ट होता है, एंड कंटिन्यू कब तक रहता है? जब तक कि प्रॉपर्टी को हार्म कंटिन्यू रहता है। एक्सटेंड ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस का एक्सटेंड कहां तक होगा? इफ अ पर्सन इज स्लैपिंग यू, कैन यू शूट दैट पर्सन? क्या रे मैं गुस्से में आ गया, प्रोवोकेशन? नो। आप प्रोवोकेशन की वजह से कोई एक्ट करते हैं तो मर्डर के एक्सेप्शन में जाएंगे, लेकिन अगर आपने रिटेलिएट किया है तो योर रिटेलिएशन शुड बी इन प्रपोर्शन टू द हार्म और द एप्रीहेंशन दैट वाज देयर। तो एक्सटेंड प्राइवेट डिफेंस कितना एक्सरसाइज कर सकते हैं? नॉट मोर देन हार्म इन्फ्लिक्टेड। जितना हार्म इन्फ्लिक्ट किया जा रहा है उतना आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओनली दैट मच विच इज नेसेसरी फॉर डिफेंस। प्राइवेट हार्म हैज टू बी इक्वल टू द हार्म और द एप्रीहेंशन। पिक्चर में देखो, पिक्चर में क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? ये महिला अगर डंडा लेके आई है इसके हाथ में, तो ये महिला भी तो डंडा ही लेके आई है। इक्वल मेक श्योर किया दोनों महिलाओं ने कि इक्वालिटी होगी। जो हम एक दूसरे को हार्म कॉज कर रहे हैं उसमें हम इक्वालिटी मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी नेक्स्ट सेक्शन 106। प्राइवेट डिफेंस के सारे सेक्शंस में आपको करवा दूंगी स्टूडेंट्स, ताकि प्राइवेट डिफेंस से कई बार क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ठीक है? रिस्क ऑफ हार्म, क्या वी कैन रिस्क ऑफ हार्म इन एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? कैन वी कॉज द हार्म to an innocent person? Yes, you can, provided that the assault that has been caused to you or the apprehension of the assault is of deadly nature। ऐसा है कि जानलेवा है या मृत्यु कॉज हो सकती है, मृत्यु कारित हो सकती है, उस केस में रिस्क ऑफ हार्म और causing any taking the right of private defense in order to risk the harm to innocent person allowed है। if in exercise of right of private defense when apprehension is of death, apprehension किसका है? डेथ का है, and the defender is in such a situation he cannot exercise his right of private defense effectually, effective way में उसको अगर exercise नहीं कर सकता, that the right without the risk of harm to the innocent person, his right of private defense extends to running that risk। तो उस risk तक वो harm cause कर सकता है जितना कि appropriate है उसको अपनी जान बचाने के लिए। देखो, A is attacked by a mob who attempts to murder him। मॉब आई है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होके आ गए हैं जहां उसको लग रहा है कि उसकी डेथ हो सकती है। अब उसको पता है कि ही कैन नॉट एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन मॉब, कि भाई फायर तो करना पड़ेगा मॉब पे, लेकिन उस मॉब के पीछे बेटा बहुत सारे बच्चे भी हैं,
बहुत सारे यंग चिल्ड्रन भी है हु आर मिंगल्ड विद द मॉब, एंड जब वो ऐसा शूट करता है और बच्चे की डेथ कॉज हो जाती है, नो ऑफेंस, ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ बाय सो फायरिंग ही कमिट्स द डेथ ऑफ एनी चिल्ड्रन और डेथ ऑफ एनी चाइल्ड और एनी और चिल्ड्रन फॉर दैट मैटर मोर देन वन चाइल्ड, ठीक है। क्या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट हम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं? 99 ने बोला कतई नहीं। लेकिन बेटा कुछ सिचुएशन में प्राइवेट दैट इज नॉट प्राइवेट, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट हम अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। कब? व्हेन एन एक्ट इज डन इन डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में आपने एक्ट किया, आप बता ही नहीं रहे हो, अनलेस ही मतलब दैट ऑफेंडर नोज दैट द पर्सन डूइंग एन एक्ट इज अंडर सच डायरेक्शन। हमें पता ही नहीं है कि आप जो एक्ट कर रहे हो वो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के अंतर्गत हो, ऐसे नॉर्मल वर्दी नहीं पहन के आप कैजुअल में आ गए हो। सेकंड, अनलेस सच पर्सन स्टेज दैट द अथॉरिटी अंडर व्हिच ही एक्ट्स, वो पर्सन वो अथॉरिटी नहीं बताता जिसकी अथॉरिटी में वो पर्सन एक्ट करता है। एंड थर्ड इज इफ ही हैज अथॉरिटी इन राइटिंग, राइटिंग में वो अथॉरिटी शो कर दे, अगर उसके पास राइटिंग में अथॉरिटी है बट डिमांड करने पे अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इस केस में पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट हम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने किसमें? ये सब कुछ पढ़ा है हमने इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, अब तक जो भी हमने पढ़ा है वो जनरली ऐसे टॉपिक्स थे जहां से अक्सर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनको हमने अच्छे से कवर किया। अब आपको रियलाइज होगा कि जितने भी क्वेश्चंस है वो उन टॉपिक्स में से ही है। तो अब देखो 2017 का ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35, इट सेज सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ अ हर्ट इज नॉट डेजिग्नेटेड एज ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट में क्या नहीं आता? इमैस्कुलेशन आता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आता है, इमैस्कुलेशन आता है, प्राइवेशन ऑफ एनी जॉइंट होता है, होता है, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ चेस्ट होता है, हो सकता है, डिसलोकेशन ऑफ टूथ हो सकता है। चेस्ट का डिसफिगरेशन नहीं होता है, डिसफिगरेशन ऑफ फेस या हेड होता है। सो इसमें से क्या नहीं होगा स्टूडेंट्स? सी नहीं होगा। 320 हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट का एक एक प्रोविजन अच्छे से पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 36, डाउरी डेथ, मैंने फिर से बोला है ऑफेंसेस से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑफेंसेस की एक लिस्ट आपको ऐसी बना लेनी चाहिए स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ डेथ से पनिशेबल है, या जो सिर्फ और सिर्फ फाइन से पनिशेबल है, या फिर जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन से पनिशेबल है। क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन से जो पनिशेबल है। डाउरी डेथ कहाँ डिफाइंड है? 204A, 204, 204B और 302। कहाँ पे पनिशेबल है? उसको ऑफेंस कहाँ माना गया है स्टूडेंट्स? उसको ऑफेंस माना गया 304B के अंतर्गत। ओके, वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, और क्या बोला है इन्होंने? इन्होंने बोला है स्टूडेंट्स हर्ट ऑन सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू अ पर्सन इज पनिशेबल अंडर, कौन से सेक्शन के अंडर पनिशेबल है? 331, 332, 333, 334। हर्ट वॉलेंट्री कॉज हो रहा है, लेकिन कैच क्या है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, इट इज 34। क्लियर है? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नाउ as defined under IPC, women denotes a female human being of 16 years of age and above, 18 years of age and above, 21 years of age and above। कौन सा है स्टूडेंट्स? ऑफ एनी एज, कोई एज का क्राइटेरिया नहीं दे रखा है वहां की, इतने से अबव हुई तो ही हम उसको महिला मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखो क्या बोल रखा है। ए इंस्टिगेट्स बी टू बर्न द जेड्स हाउस, B sets fire to the house and at the same time B commits the theft of the property A is guilty of। मतलब स्टूडेंट्स जब वन एक्ट कमिटेड एंड उसके साथ एक डिफरेंट एक्ट और हो गया है, तो वो डिफरेंट एक्ट के लिए बेटा अबेटर तब भी लायबल होगा व्हेन ही हैड द नॉलेज कि ये एक्ट उसके कॉन्सिक्वेंस में पर्सवेंस में हो सकता है। बेटा घर जलाने गया है, तो घर जलाने के लिए क्या ये उम्मीद कर सकता है कि वो चोरी भी करके आएगा? घर जला के तो आप बाहर निकलोगे ना, आप चोरी करके कैसे आ रहे हो वहां पर से? क्या ठीक है, चीजें तो जली रही है, बाद में तो जो है खत्म होना ही है ना, राम राम जपना पराया माल अपना। तो जब आपको लग रहा है कि सामान जल ही रहा है तो चोरी कर ले। तो ये बी ने वहां पे ट्राई किया, बी ने वहां डिसाइड किया कि वो एक नया ऑफेंस वहां करने वाला है, बट ये ए का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं था, या ए को नॉलेज नहीं होता है सिचुएशन। ये सिचुएशन ऐसी है जहां पे नॉलेज, ये सीधा इलस्ट्रेशन बेस्ड है, जहां पे आप नॉलेज प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि अबेटर को इस चीज के बारे में पता ही पता है। सो अबेटर किसके लिए लायबल है? ए इज लायबल ओनली एंड ओनली फॉर बर्निंग हाउस एंड नॉट फॉर थेफ्ट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 40, which of the following ingredient of offense of dowry death is defined under IPC? that is 304B में dowry death के लिए बेटा क्या क्या एलिमेंट्स हैं? अननेचुरल डेथ होनी चाहिए,
होनी चाहिए। विद इन 7 years ऑफ मैरिज है, विवाह के 7 साल के अंदर अंदर। women were subjected to cruelty, 498A नहीं है जो हम ये एलिमेंट यहाँ देख लें, और harassment by her husband or any other person। ये चीज कोई जरूरी मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। डी बोल रहा है क्रुएलिटी और हैरेसमेंट विद वुमेन शुड बी इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डाउरी। वो डिमांड ऑफ डाउरी के कनेक्शन में है तो बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे डाउरी के कनेक्शन नहीं है। women was subjected to cruelty or harassment by her husband or any other person, ये एलिमेंट नहीं है बेटा। ओके चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? A in good faith believing property of Z to be own property takes the property out of B's possession। A in good faith believing कि वो Z की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी उसकी पोजीशन में से ले आता है। कैच क्या है? गुड फेथ इज द कैच। हियर ए कमिट्स, क्या ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया? नहीं किया, क्योंकि गुड फेथ है। माना कि उसकी पोजीशन में से लेके आया, उसके कंसेंट के बिना लेके आया, लेकिन उसने ये बिलीव किया होगा कि शायद ये प्रॉपर्टी हमारी है, इसलिए लेके आ गया। तो क्या ये ऑफेंस का थेफ्ट है? नहीं। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन है? नहीं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो नहीं सकता, एंट्रस्टमेंट नहीं है, इट इज नो ऑफेंस। डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज द की फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 42, general preparation of an offense defined in IPC is not punishable but preparation of dash is punishable। preparation की स्टेज पे क्या क्या punishable है? ये सारे ऑफेंसेस प्रिपरेशन की स्टेज पे पनिशेबल है बेटा। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी नहीं। डेकोइटी प्रिपरेशन की स्टेज पे डेफिनेटली पनिशेबल। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि इनकी लिस्ट बना लो। रॉबरी इज एन एग्रोवेटेड फॉर्म ऑफ, वी नो बेटा रॉबरी किससे होती है? रॉबरी अकेले नहीं होती, रॉबरी या तो थेफ्ट से बनेगी या फिर एक्सटॉर्शन से बनेगी। किससे बनेगी? या तो थेफ्ट से बनेगी या फिर एक्सटॉर्शन से बनेगी। तो रॉबरी किसका एग्रीवेटेड फॉर्म है? थेफ्ट का, एक्सटॉर्शन का, आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन और बोथ और नन ऑफ देम, इट इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन या फिर दोनों। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या बोल रहे हैं। ए falsely pretends to be in civil services, ये शो कर रहा है कि मैं सिविल सर्विसेज में था। intentionally deceive भी किया, intention के साथ किया, and falsely एक तरीके से misrepresent कर रहा है, Z को deceive किया, and thus dishonestly induces Z to let him have a credit on credit goods for which he does not mean to pay। A commits the offense of, A को पता था कि वो कभी इस पर्टिकुलर गुड्स के लिए पे नहीं करेगा और डिसऑनेस्टली उससे ये प्रॉपर्टी क्या कर लेता है? ले लेता, दैट इज टू से गुड्स ले लेता। क्या क्या उसने? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, आईपीसी में ऐसा कोई अटेम्प्ट है नहीं ऑफेंस। चीटिंग बिल्कुल है, एक्सटॉर्शन है नहीं, धमकाया वगैरह है नहीं, थेफ्ट है नहीं क्योंकि माना कि एक इंटेंशन उसका गलत है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, बट कंसेंट, पोजेशन, ये सारी चीजें मिसिंग है ना, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? चीटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 चीटिंग। क्वेश्चन नंबर 46, सेक्शन नंबर 87 सॉरी ऑफ आईपीसी इज बेस्ड ऑन द लीगल मैक्सिम ऑफ, किसके लीगल मैक्सिम पे बेस्ड है स्टूडेंट्स? ये जो पर्सन कंसेंट देता है वो सफर, हार्म्स को सफर करने के लिए, रिस्क को सफर करने के लिए वो बाद में डिफेंस नहीं ले सकता, अरे मुझे हार्म कॉज हो गया। पर्सन हिमसेल्फ, ये सेक्शन किसको बचाता है स्टूडेंट्स? प्लेयर्स को बचाता है। किसको बचाता है? प्लेयर्स को बचाता है। 88 डॉक्टर्स के लिए। तो जहां पे प्लेयर ने बोल दिया कि ठीक है हम गेम में आ रहे हैं, लग गई तो कोई बात नहीं, या जो वहां पे लोग खड़े हैं, स्ट्रेंजर्स खड़े हैं, मैच देख रहे हैं, नो लाइबिलिटी अगर उनको लग जाती है तो। ये कौन से मैक्सिम पे बेस्ड है? डी मिनिमिक्स नॉन क्यूरेट लेक्स 95, वॉलेंट एंड नॉन फिट इंजोरिया, एक्ट इज नॉन फैसिट्रियम नीसी मेंसेट्रिया, दैट इज मेंसेरिया नहीं है, एक्ट इटसेल्फ डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस। डॉली इनकैपेक्स सेक्शन नंबर 82, तो ये किससे डील करता है? 87 से डील करता है, बराबर है क्या? आगे चले, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 46 के बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शंस ऑफ आईपीसी। अब जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स, सब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये ऑफेंसेस जो कि थोड़े घातक प्रवृत्ति के ऑफेंसेस हैं, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये सारे सेक्शंस को अच्छे से करके जाना। इट इज पनिशेबल अंडर 153A। voluntary attempting or throwing acid, now let's revise this provision in the context of or in the light of section number 100 जो बोलता है बॉडी का प्राइवेट डिफेंस लिया जा सकता है कब? when a person throws, attempt to throws या फिर एडमिनिस्टर कर रहा है क्या? एसिड, जिससे कि
अटेम्प्ट, ऐसा अटेम्प्ट देखो, थ्रो कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है एसिड तब तो पनिशेबल है, और अटेम्प्ट कर रहा है एसिड थ्रो करने का जहां पे रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाएगी, उस मामले में प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी यूज करते हुए आप किसी पर्सन की डेथ भी कॉज कर सकते हो, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। कहां पे पनिशेबल है? 326A, 326B। अब इसमें चकमा जरूर खाओगे अगर आपको क्लियर नहीं है कि वॉलेंट्री अटेम्प्टिंग टू थ्रो है, दैट इज 326A। क्या है? 326A। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस पनिशेबल? प्रिपरेशन कौन कौन से ऑफेंसेस में पनिशेबल? हमने बोला 4 स्टेजेस होते हैं, राइट? इंटेंशन हो गया, प्रिपरेशन हो गया है, अटेम्प्ट हो गया है, एंड कमीशन हो गया है। तो प्रिपरेशन के स्टेज पे जनरली ऑफेंसेस पनिशेबल नहीं है, बट मेजरली 3 ऑफेंसेस है। वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली करेक्ट, 122। सिडिशन नहीं है, मर्डर नहीं है, डिकॉइटी है। सो 1 and 4 है, दैट इज 1 2 4, 1 2 3, 1 2, दैट इज 1 and 4। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर इज डी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 50। फिर से आया है, वॉयरिज्म का क्वेश्चन आया है, देख चुके हम 2013 में। A man who regularly visits Instagram page of a bikini model women celebrity and also follows her commits the offense of। अब सवाल ये उठता है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ उसका पेज फॉलो कर रहा है, ही इज नॉट ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हर। वर्ड देखना, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। ऑब्वियसली बात है कि अब इंस्टाग्राम पे हो तो कोई भी पर्सन फॉलो करेगा तो उसके ऊपर हम वॉयरिज्म का केस नहीं लगा सकते। प्रोबेबली दैट पर्सन इज योर फैन, प्रोबेबली दैट द पर्सन इज वेरी मच मेस्मराइज्ड बाय यू। फैन है आपका तो अगर वो देख रहा है तो वॉयरिज्म लग जाएगा? नहीं, आपका जो मोड ऑफ यूजिंग दैट सोशल मीडिया हैंडल है वो है ही ऐसा दैट आप चाहते हो कि लोग फॉलो करें आपको, देखें आपको, तो वहां पे स्टॉकिंग एंड वॉयरिज्म नहीं बनेगा, ऑब्ससिनिटी भी नहीं है। मैन कमिट्स नो ऑफेंस, यहाँ पे इस व्यक्ति ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 53। A finds a ring belonging to B on a table in the house which B occupies। ठीक है, ए ने ये टेबल के ऊपर क्या देखा? एक रिंग पड़ी थी, उसने देखा। Here the ring is in possession of B and an A in good faith believing that it belongs to him takes it। ए ने बेटा गुड फेथ में वो रिंग उठाई है, उसको लगा ये जो रिंग है ये अपनी ही है, उठा लेते इस रिंग को। तो जब उसको लगा ये रिंग उसकी है, उसने गुड फेथ में उठाया, क्या उसने ऑफेंस कमिट किया? जनरली आपको फर्स्ट 2 लाइंस तो पढ़ के लग रहा है कि अरे थेफ्ट हो गया, लेकिन वर्ड इज गुड फेथ। ही हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, और नो ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर इज डी, नो ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। अभी जो हमने थेफ्ट के प्रोविजंस रिवाइज किए हैं, तुरंत प्रभाव से जाके आपको वापस देखना चाहिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो। आगे सुनो, अब ये एक रेप का हम कहें तो ऑफेंस का सिचुएशन दे रखा है बेटा, देखो क्या दे रखा है। वेयर द अक्यूज्ड caught hold of a girl, grabbed her by force by sides of bushes, threw her down on a ground, removed her undergarments, got over her and attempted to penetrate। attempt किया है penetration के लिए, but before he could succeed the girl started bleeding। वो succeed होता है उससे पहले the girl started bleeding। The accused was guilty of preparation of rape only। The accused was guilty of outraging the modesty of a woman। The accused was guilty of attempt to rape, attempted rape। Accused was guilty of insulting the modesty of women। You need to see, उसने bushes में throw कर दिया है, ground पे घिरा दिया है, removed her undergarments and he got over her। उसने penetration का attempt किया। penetration का attempt मतलब क्या हो गया? rape का attempt हो गया। so option number C is correct। 376 के सारे प्रोविजंस पढ़ने हैं, ए बी डी ए डी बी ई, गैंग रेप 509 भी जरूर पढ़े, सेक्सुअल ऑफेंसेस सारे अच्छे से पढ़ के जाने। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, इट सेज ए, अ शॉपकीपर टू प्रोटेक्ट हिज ओन मनी सेज टू बी हु मैनेजेस हिज बिजनेस सेल नथिंग टू जेड अनलेस ही पेज यू मनी। फॉर मींस बिकॉज यूज किया गया इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, बिकॉज के कॉन्टेक्स्ट में फॉर यूज किया गया। फॉर आई हैव नो गुड ओपिनियन ऑफ हिज ऑनेस्टी। ए शॉपकीपर है, खुद का पैसा बचाने के लिए बी जो कि उसका मैनेजर है, बिजनेस को मैनेज करता है, उसको बोलता है जेड को कुछ मत देना, तब तक मत देना जब तक वो पैसे ना दे, पैसे ना देने के लिए तैयार ना हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऑनेस्ट पर्सन नहीं है। तो उसने क्या किया, जो हम आई थिंक सेकेंड लास्ट या सेकेंड लास्ट जो हमारे पास डेफोमेशन का क्लॉज बचता है, एक्सेप्शंस का जो क्लॉज बचता है, उसमें स्टूडेंट्स हम बोल रहे हैं कॉशन इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। तो उसने खुद का इंटरेस्ट भी बचाने की कोशिश की, मैनेजर उसी का है तो सबका इंटरेस्ट बचाने की कोशिश की है।
इट विल नॉट अमाउंट टू डेफमेशन, एक इम्प्यूटेशन किया है उसने. सो इज लाइबल अंडर 499 नहीं, 496 नहीं, 506 नहीं, बिकॉज उसने कोई डेफमेशन किया ही नहीं है. क्लियर है. डेफमेशन के अब भी हमने थोड़ी देर पहले ही एलिमेंट्स पढ़े हैं, तो वो रिवाइज कर लेना. वो मैंने इसीलिए उसी वक्त आपको पढ़ा था, जैसे ही क्वेश्चन आया मैंने उस वक्त आपको पढ़ा दिया. ए प्लेसेस मैन with firearms at an outlet of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. अगर Z ने बिल्डिंग लीव करने की कोशिश की तो उसके ऊपर फायर कर देंगे. What offense has been committed? Wrongful confinement, wrongful restraint, criminal intimidation, both ANC. देखो, A places men with firearms at the outlets of the building. ये बिल्डिंग है बेटा, बिल्डिंग के आउटलेट्स पर, एक जगह से जहां से बाहर से निकलने का रास्ता ना, वहां से. तो वहां पे बोला कि अगर बिल्डिंग छोड़ने की कोशिश की तो हम आपको क्या कर देंगे, शूट कर देंगे. अब मेरे अकॉर्डिंग बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 57 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी हो सकता है, बिकॉज बिल्डिंग में अब आपने बताया नहीं कि कोई दूसरा रास्ता है. अगर कोई दूसरा रास्ता है तब तो फिर हम इसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ही मानेंगे, हम इसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ही मानेंगे. अब सीधी सी बात है, फायर आर्म्स लगा दिए हैं बिल्डिंग के आउटलेट्स पे, दूसरे और रास्ते हो सकते हैं जिससे कि आप निकल सकते हो. सो फॉर दैट रीजन यहाँ पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन को आंसर माना गया है. वी नो स्टूडेंट, व्हेन अ पर्सन हैज एन right to move into one particular direction and you are obstructing that person from moving into that particular direction in which he has the right, इसको हम बोलते हैं wrongful restraint. क्या बोलते हैं? wrongful restraint. But at the same time, when you are wrongfully restraining a person so that he is restrained from moving out और within a circumscribing limit हम उसको जब confine कर देते हैं, it is said to be wrongful confinement. क्या होता है ये wrongful confinement. तो चारों तरफ से बंद है बेटा. wrongful restraint तब माना जाएगा when you have other ways to go out. एक जगह से रोक दिया ना, आप दूसरे डायरेक्शन से जा सकते हो, दूसरे डायरेक्शन से जा सकते हो, प्रोवाइडेड दैट अदर डायरेक्शंस आर यूज्ड फॉर द पैसेज एज बाय अ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग आवागमन के लिए उस दूसरे मार्ग को, रास्ते को प्रयोग में लेते हैं. ऐसा नहीं कि अरे मैम बाथरूम में बंद कर दिया तो क्या हो गया, बाथरूम का वेंटिलेशन थे वहां से निकल सकते थे. कोई भी ह्यूमन वेंटिलेशन से निकलता है क्या? निकल सकता है क्या इतना बड़ा इंसान वेंटिलेशन से? नहीं. सो यहां पे हम फॉर टाइम बिंग इसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की कैटेगरी में डालेंगे. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 58, इन विच ऑफ द केसेस the offense of section 377 was partially unconstitutional. partially unconstitutional, completely unconstitutional declare नहीं किया. अभी भी कुछ communities के वहां पे जो rights है उनको intact रखा गया. नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. कौन सा केस था स्टूडेंट्स? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 59, अ मैन हु मॉनिटर्स. फिर से बेटा तीसरी बार ये सवाल पढ़ रहे हो, सेम एज इट इज क्वेश्चन आया, डेफिनेशन से उठा के फेंका ये क्वेश्चन. व्हेन अ मैन हु मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमन इंटरनेट, ईमेल और एनी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ. क्या होता है ये होता है स्टॉकिंग, सीधा स्टॉकिंग. क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 को अच्छे से पढ़ना. यहाँ पे एक अच्छी सी इन्होंने सिचुएशन क्रिएट करके दी है. देखो, ए एंड बी बीइंग जॉइंट ओनर्स ऑफ एन एलिफेंट. जॉइंट ओनर्स है, दोनों की ओनरशिप है उसमें. क्या है बेटा? दोनों की ओनरशिप है. ये हमारा हाथी है, ठीक है. ये क्या बेटा? एक हाथी है, ठीक है. गजराज जी है, ओके. तो बेटा इस एलिफेंट में ए और बी दोनों का हिस्सा है, मतलब बोथ आर हैविंग व्हाट, 50-50. 50-50 ओनरशिप है. मेरा और आपका अगर कोई घर में 50-50 ओनरशिप है, मैं घर को उठा के बेच दूं, सारा सेल प्रोसीड्स ले लूं? नहीं. What about your sale proceeds? What about your consent before that particular sale? A takes the elephant out of B's possession. B के possession में से वो elephant लेके गया, intending to use it, उसको use करने के लिए. A then sells the elephant and appropriates the whole proceeds to his own use. खुद के use के लिए वो सारी के सारे proceeds को क्या कर लेता है बेटा? use कर लेता है. What offense has A committed? A ने क्या offense commit किया? पहली बात तो A ने कोई offense commit किया भी है कि नहीं किया है? एब्सोल्युटली किया है, क्योंकि आपने वो सारा का सारा माल जो था या जो भी पैसा आया था, जो भी प्रोसीड्स आया था, वो खुद अप्रोप्रिएट कर लिया. व्हाट अबाउट बीज राइट? यू कैन नॉट से कि उस प्रॉपर्टी में मेरा भी अधिकार था तो मैंने बेच दिया. यू शुड हैव आस्क्ड बी आल्सो. चीटिंग है नहीं, क्योंकि वहां पे खुद से डिसऑनेस्टली इंड्यूस वगैरह ऐसा कुछ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन वगैरह किया नहीं. थेफ्ट है नहीं यहाँ पे, क्योंकि खुद की भी प्रॉपर्टी है. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है नहीं, क्यों? क्योंकि इंटरेस्टमेंट था नहीं. बचा क्या? डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन. हम डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन पे इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि ये तीनों काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ही हुआ है. प्रॉपर्टी में दूसरे का भी हक है एंड यू हैव यूज्ड इट फॉर योर ओन यूज. आपने उस पूरी के पूरी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया है? रॉन्गफुल गेन्स के लिए, अपने पर्पस के लिए उस पूरी प्रॉपर्टी को यूज कर लिया है.
क्लियर है? सो फॉर दैट मैटर क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर इज डी। आगे देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन। इट सेज A concerts and agrees with B for poisoning C in order to murder him. Concretes मतलब consent ले रहे हैं, agree कर रहे हैं एक तरीके से with B for poisoning C in order to murder him. जहां word दिख जाए with, clear है, it is criminal conspiracy. क्या है बेटा? It is criminal conspiracy. बोला कि C को poison करने, murder करने के लिए उसके लिए एक जहर लेके आते हैं. For which B agrees to procure the poison. B agree कर गया कि चलो ठीक है मैं poison लेके आता हूं, but did not procure, लेके नहीं आया. It is not necessary that the act should have been done. Criminal conspiracy कर लिया. What is criminal conspiracy? Section 120A क्या बोलता है बेटा? Section 120A बोलता है when two or more persons agrees to do or cause to be done. First is any illegal act. दूसरा any legal act, any act which is not illegal, that itself means it is a legal act by illegal means, उसको हम कहते हैं criminal conspiracy. 120B में उसकी punishment दे रखी है. क्या दिया? punishment दे रखा है. punishment में अच्छे से सुनना क्या बोला. punishment में बेटा ये बोला कि अगर offense ऐसा है which is punishable by death, LI, या फिर 2 साल से ज्यादा के लिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अगर है, वर्ड ध्यान रखना, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे रखा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं दे रखा है. रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज्यादा के लिए अगर देने का वहां प्रावधान है, तो हम उस ऑफेंस की पनिशमेंट, जहां उस ऑफेंस की पनिशमेंट हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशमेंट दे नहीं रखी है, तो उस पर्टिकुलर ऑफेंस के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए हम उतनी पनिशमेंट देंगे एज इफ कि वहां पे अबेटमेंट हुआ है. क्या हुआ है? अबेटमेंट हुआ. And other cases मतलब rigorous imprisonment below 2 years or any type of imprisonment, तो वहां पे क्या होगा? 6 months और फाइन और बोथ हो सकता है. क्लियर है? ये पनिशमेंट जरूर ध्यान रखना. वर्ड कैच rigorous imprisonment जरूर ध्यान रखना. ऐसा क्वेश्चन रखेंगे 2 years, more than 2 years simple imprisonment नहीं. rigorous imprisonment जहां पे 2 साल से ज्यादा का rigorous imprisonment मिल रहा है, वहां की अगर criminal conspiracy कर रखी है तो उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट ऐसे मिलेगी जैसे कि अबेटमेंट किया गया है. ठीक है? क्लियर है? यस. तो वहां पे भले प्रोक्योर नहीं किया, एग्रीमेंट हो गया ना उनके बीच, दोनों के बीच कंसेंट था, मीटिंग ऑफ माइंड्स था, इट विल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. बोल रहा है अबेटमेंट ऑफ मर्डर ऑफ कॉन्स्पिरेसी नहीं, क्योंकि उसमें फर्दर एक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी. ठीक है? सॉरी, उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके एंगेज होके वहां पे कोई एक्ट या ओमिशन करना आवश्यक है. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आवश्यक नहीं है. अटेम्प्ट टू मर्डर विद द एड ऑफ सेक्शन नंबर 34, इट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर. सी. क्लियर? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. ओके. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. A blacksmith is seized by a gang of dacoits and forced. उसको सीज कर लिया जाता है और उसको वो डेकॉइट्स जो है वो फोर्स करते हैं. ध्यान रखना उसको फोर्स किसके लिए किया है? By threat of instant death to take his tools and open the door of B's house. उसको फोर्स किसके लिए किया? उसको बोला तुम्हारी इंस्टेंट डेथ कॉज कर देंगे, चाकू, हथियार, बंदूक, तलवार सब कुछ लेके आए. बोला तुम्हारी अब भी इसी वक्त इंस्टेंट डेथ कॉज कर देंगे, अन्यथा तुम बी का जो घर है इसका ये दरवाजा तोड़ो, इसका ये दरवाजा खोल के दीजिए हमको. उसके साथ जो टूल्स वगैरह थे उसको लेके गए कि अभी तुरंत प्रभाव से इसका गेट खोलो. सिर्फ गेट खोलने के लिए उसको इंस्टेंट डेथ का क्या किया गया स्टूडेंट्स? यहां पर थ्रेट किया गया है. सेक्शन 94, राइट? एक्ट डन अंडर इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट थ्रेट. और थ्रेट भी कैसा होना चाहिए? डेथ का. द डेकॉइट्स in numbers, the dacoits 10 in numbers, okay, it is 10 in numbers. ठीक है बेटा? 10 in numbers loot B's money and jewels and kills B's son. A is guilty of. अब ये मत बोल देना मैम उसमें एक्सेप्शन दे रखा है मर्डर और एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ सेंटेंस. वहां ये नहीं जाएगा. सेक्शन 121 मत डाल देना, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैम इट इज पनिशेबल बाय डेथ. सो नो, बिकॉज ए को किसके लिए बेटा थ्रेट किया गया था? उसको सिर्फ घर खोलने के लिए इंस्टेंट डेथ का थ्रेट दे रखा. उसको ये नहीं बोल रखा कि तुम जाके सामने बी के जो बेटा है उसकी मर्डर कॉज कर दो, नहीं. तब उसको जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलता. यहाँ पे उसको सिर्फ घर खोलने का क्या किया गया? इंस्टेंट थ्रेट किया गया. जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा? एब्सोल्युटली मिलेगा. क्वेश्चन में ऑप्शन फर्स्ट बोलता है डेकॉइटी विद मर्डर, culpable homicide not amounting to murder, his act is excusable as the act is covered under general exception. section number 94, 93 I think communication है and instant जो आपका सॉरी थ्रेट है, एक्ट डन बाय थ्रेट 94 में कवर्ड है.
कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस वाली कोई चीज थी नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आज हमारे पास इस पर्टिकुलर सेगमेंट में थी। आई होप कि आपको ये सारी जो चीजें हैं जितनी भी हमने की है वो समझ आई है। आईपीसी से डरने का नहीं है, आईपीसी बहुत ही प्यारा अच्छा सा सेगमेंट है। एक चीज जरूर ध्यान रखना, आईपीसी में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनका हमें सेक्शन नंबर याद रखना है। तो अगर मैं एमपी स्टेट जुडिशरी की बात करूं, उसमें भी स्पेसिफिकली आईपीसी की बात करूं, तो इंडेक्स पे कमांड होनी अच्छी जरूरी आवश्यकता है। पिछले लास्ट एक महीने में इंडेक्स अच्छे से कर लो, क्योंकि ऑफेंसेस कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे आपको वो पर्टिकुलर सेक्शंस कर लेने चाहिए जहां से क्वेश्चन ज्यादातर अनप्रिडिक्टेबली पूछे गए हैं। और हर साल स्टूडेंट्स ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, जैसे 230 का आपसे पूछ लिया, 153A पूछ लिया आपसे, बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस जो पूछे जाते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन पूछ लिया है ना, आपको डेफोमेशन के क्वेश्चंस पूछ ले गए। तो make sure that whenever you are preparing any offense which has been in news for last 1 year in the country, make sure to revise those particular segments very nicely. ठीक है बेटा, चलिए। So with that, signing off from the lecture, that was all from my side in today's session. Hope you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you so much.